नमस्कार। ब्रेक के बाद में आप सभी का स्वागत है। अब अपन अपना टॉपिक शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी। इससे पहले वाली क्लास में अपन ने लोकसभा के पीठासीन अधिकारी देखे थे और अब अपन पार्ट सेकंड में राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी देखते हैं। राज्यसभा के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो इस तरह से होते हैं। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होता है, लेकिन राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी को सभापति कहा जाता है। सभापति होता है। लोकसभा में उपाध्यक्ष होता है, यहाँ पर उप सभापति होता है। और लोकसभा में अध्यक्ष की एक सूची होती है, यहाँ उप सभापतियों की एक सूची होती है। तो ये तीन मुख्य पीठासीन अधिकारी होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन सभापति अर्थात राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। लोकसभा में जिस तरह से अध्यक्ष होता है वो उसकी कार्यवाही का संचालन करता है, उसी तरह से राज्यसभा में सभापति इसकी कार्यवाही का संचालन करता है। राज्यसभा में जो सभापति होता है वो हमारा उपराष्ट्रपति होता है। अर्थात राज्यसभा अपन में से स्वयं में से किसी सभापति का चुनाव नहीं करती है। जो देश का उपराष्ट्रपति होता है वो ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, वो इसकी अध्यक्षता करता है। अब जब बात करते हैं इसके चुनाव की और इसके कार्यकाल की, तो सभापति का जो कार्यकाल और जो चुनाव है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और चुनाव है, वो राष्ट्रपति के समानांतर उसके चुनाव होते हैं और उपराष्ट्रपति के अंतर्गत हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं। लेकिन फिर भी मैं संक्षेप में आपको यहाँ बता देती हूँ कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। उस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं और वो इसको चुनते हैं। और चुनाव का जो तरीका होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से किया जाता है। अर्थात जो तरीका राष्ट्रपति के चुनाव का होता है वही तरीका उपराष्ट्रपति का होता है। और राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया अपन पहले पढ़ चुके हुए हैं। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में एक मुख्य अंतर होता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, जो निर्वाचन मंडल होता है, उसमें राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भी होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये नहीं होते हैं। इसी तरह राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सारे सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य भी और मनोनीत सदस्य भी। बस यही इतना ही अंतर होता है इनके निर्वाचक मंडल में, बाकी जो तरीका होता है वो सेम होता है। इस तरह से उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। जहां तक इसके कार्यकाल की बात है तो उपराष्ट्रपति को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ये अपने पद अवधि के उपरांत भी तब तक रहता है जब तक कि इसका कोई नया उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है, अर्थात निरंतर चलता रहता है। इसके अलावा 3 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से इसका पद समय से पहले भी रिक्त हो सकता है। जैसे वो स्वयं त्याग पत्र दे सकता है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके देगा, उसकी मृत्यु होने पर खाली हो सकता है। और तीसरा है कि राज्यसभा इसको उठाने का संकल्प पारित करके भी इसको उठाया जा सकता है, लेकिन 14 दिन का नोटिस देना जरूरी होता है। और इसके पश्चात इसके उठाने के संकल्प पर लोकसभा की स्वीकृति भी जरूरी होती है। अर्थात राज्यसभा अकेली इसको नहीं उठा सकती, लोकसभा की सहमति से ही इसे उठाया जा सकता है। अर्थात मैं ये कहूँ कि इसको चुनने वाले भी संसद के दोनों ही सदन होते हैं और उठाने में भी दोनों ही सदनों की सहमति होना जरूरी है, इसके बिना इसको नहीं उठाया जा सकता है। इस तरह जो सभापति होता है वो राज्यसभा ने तो स्वयं उसको चुनती है, नहीं स्वयं उसको उठा सकती है। उपराष्ट्रपति के नियम, उपराष्ट्रपति की प्रक्रिया उसके ऊपर लागू होती है। मैं एक चीज यहाँ पे और बता दूं कि जब उपराष्ट्रपति को उठाने का प्रस्ताव जब राज्यसभा में चल रहा होता है तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं करेगा। वो कार्यवाही में भाग ले सकता है, विचार व्यक्त कर सकता है, लेकिन वोट भी नहीं डाल सकता है और उस समय पीठासीन अधिकारी भी नहीं होगा। इस तरह सभापति के बारे में प्रावधान किए गए हैं। जब बात करते हैं सभापति के रूप में कार्यों की, तो इसके वही कार्य होते हैं जो लोकसभा अध्यक्ष के होते हैं।
अर्थात लोकसभा को चलाने के लिए जो कार्य ये लोकसभा अध्यक्ष करता है वही कार्य राज्यसभा को चलाने के लिए सभापति को करने पड़ते हैं। तो इसकी कार्य और शक्तियां वही होंगी जो हमने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में देखी थी। इसलिए मैं विद्यार्थियों को ये भी बार बार कह रही हूँ कि लोकसभा अध्यक्ष को आप अच्छी तरह से अध्ययन कर लीजिए। लोकसभा अध्यक्ष अगर आपका हो जाता है तो सभापति आपका अपने आप ही तैयार हो जाएगा ये टॉपिक। फिर भी मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूं कि लोकसभा अध्यक्ष की तरह समान कार्य करते हुए भी लोकसभा अध्यक्ष और सभापति में 3 मुख्य अंतर होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के पास 2 ऐसी पावर होती है जो उसकी स्पेशल पावर होती है और वो सभापति के पास नहीं होती है। और वो 2 पावर जो होती है वो ये होती है कि पहला तो होता है धन विधेयक को प्रमाणित करना। अर्थात किसी भी विधेयक को धन विधेयक तभी माना जाता है जब लोकसभा अध्यक्ष उसको प्रमाणित करता है, और उसे प्रमाणित करने की एकमात्र शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास ही होती है। दूसरा होता है कि जब भी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो उस बैठक की अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। इस तरह से ये 2 पावर है लोकसभा अध्यक्ष की। स्पेशल पावर होती है वो यहाँ सभापति को नहीं होती है, बाकी कार्य बराबर होते हैं। इसके अलावा इन दोनों में एक अंतर और पाया जाता है, और वो अंतर ये होता है कि लोकसभा अध्यक्ष सदन का सदस्य होता है, लेकिन राज्यसभा का जो सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। और यही एक कारण है जिसकी वजह से ये प्रावधान किया गया है कि जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के संकल्प पर चर्चा होती है तो लोकसभा अध्यक्ष अपना प्रथम मत डाल सकता है, लेकिन राज्यसभा सभापति के हटाने का जब प्रस्ताव चल रहा होता है और उस पर जब विचार विमर्श किया जा रहा होता है तो राज्यसभा का जो सभापति है वो अपना प्रथम मत भी नहीं डाल सकता है। इस तरह अध्यक्ष और सभापति में ये अंतर पाया जाता है। इसके अलावा वो दोनों बराबर है, दोनों की इक्वल शक्तियां हैं। एक चीज मैं यहाँ और स्पष्ट कर दूं, चूंकि वो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का एक कार्य और होता है कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त है या अनुपस्थित है तो वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अर्थात वो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी होता है उस समय, और उस समय जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता रहता है तो वो राज्यसभा का सभापतित्व नहीं करेगा, अर्थात राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं करेगा उस समय, और न ही राज्यसभा से कोई वेतन भत्ते प्राप्त करेगा। उस अवधि के दौरान चूंकि वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा होता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, तो उसके वेतन भत्ते राष्ट्रपति वाले उसको दिए जाएंगे और वो वहां से वो प्राप्त करेगा। इस तरह से राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो राष्ट्रपति के रूप वेतन भत्ते और सुविधाएं यूज करेगा, और सामान्य काल में वो राज्यसभा के सभापति के रूप में अपने वेतन भत्ते प्राप्त करेगा, और इसके वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। अर्थात सुविधाएं भत्ते वो वही के वही हैं जो कि एक अध्यक्ष के होते हैं और संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इस तरह सभापति राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। अब अपन देखते हैं उपसभापति। जैसा कि अपन ने पहले देखा है, लोकसभा के जब अपन ने पीठासीन अधिकारी पर चर्चा की थी तब देखा था कि जब अध्यक्ष अनुपस्थित होता है तो उपाध्यक्ष लोकसभा की कार्यवाही संचालित करता है। इसी तरह यहाँ पर भी राज्यसभा में अगर सभापति अनुपस्थित रहता है तो उसकी जगह सदन की कार्यवाही चलाने के लिए उपसभापति का पद भी सृजित किया गया है। उपसभापति की अगर बात करते हैं तो उपसभापति का निर्वाचन है वो राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही करते हैं, और ये 6 वर्ष का कार्यकाल होता है उस राज्यसभा का, तो उस व्यक्ति को इतने समय के लिए उपसभापति ये लोग चुनते हैं। इसके अलावा उपसभापति के ऊपर वही प्रावधान लागू होते हैं जो एक लोकसभा अध्यक्ष के उपाध्यक्ष के ऊपर लागू होते हैं, वही सेवा शर्तें होती हैं। उसी तरह वो भी अपने 4 कारणों से समय से पहले पद रिक्त कर सकता है कि यदि उसकी राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हो जाती है, अर्थात वो किसी कारणवश सदन का सदस्य नहीं होता है, तो वो उपसभापति नहीं रहेगा, क्योंकि उपसभापति के लिए शर्त होती है कि वो राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। तो जैसे ही उसकी सदस्यता चली जाती है या वो खो देता है तो उसका पद रिक्त हो सकता है। वह स्वयं त्याग पत्र दे सकता है, और उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को संबोधित करके देगा, तो वो स्वयं सभापति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकता है। उसकी मृत्यु होने पर खाली हो सकता है,
या फिर उसको राज्यसभा के सदस्य उठाने का संकल्प विशेष बहुमत से पारित करके उसको उठा सकते हैं। जब बात करें उसको उठाने की, तो विशेष संकल्प के जो प्रावधान है वो उपाध्यक्ष के जैसे ही होते हैं। अर्थात जब भी वो संकल्प पारित किया जाएगा तो उस उपसभापति को 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा। 14 दिन के पश्चात सदन उसके ऊपर विचार विमर्श करेगा और अगर विशेष बहुमत से अगर उसको पारित कर दिया जाता है तो वो उपसभापति को वो पद छोड़ना पड़ेगा। इस तरह से वो समय से पहले भी इन कंडीशन में उसका पद रिक्त हो सकता है। जब उसके उठाने के प्रस्ताव पर जब चर्चा चल रही होती है तो उपसभापति जो है सदन का पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, उसमें उपस्थित हो सकता है, भाग ले सकता है, वाद विवाद में चर्चा कर सकता है और अपना प्रथम मत डाल सकता है। जहां तक इसके कार्यों की बात है तो कार्य वही कार्य हैं जो उपाध्यक्ष के होते हैं लोकसभा में, अर्थात सभापति की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन उसे करना होता है। जब वो सभापति के रूप में कार्य कर रहा होता है तो वो सभापति की सारी शक्तियां इस्तेमाल करता है, अर्थात वो निर्णायक मत भी दे सकता है और जो कार्य वो सभापति करता है वो सारे कार्यों का निर्वहन वो करता है। लेकिन यदि सभापति पीठासीन अधिकारी होता है तो उपसभापति अन्य सदस्यों की तरह ही सामान्य सदस्य रहता है, कार्यवाही में भाग लेता है, वाद विवाद में भाग लेता है और अपना प्रथम मत इस्तेमाल करता है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि उपसभापति जो होता है वो सभापति के अधीन नहीं होता है, वो स्वयं राज्यसभा के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है। इसके साथ साथ उपसभापति के वेतन भत्ते भी संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और संचित निधि से भारित होते हैं और वो उन्हें प्राप्त करता है। इस तरह उपाध्यक्ष उपसभापति होता है और वो कार्यवाही का संचालन करता है सभापति की अनुपस्थिति में। इसके अलावा एक और होता है, उपसभापतियों की एक तालिका होती है, एक सूची होती है, एक पैनल होता है। लोकसभा के अंतर्गत जब मैंने आपको ये बताया था कि जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का वो 10 सदस्यों की एक सूची तैयार करता है जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करने के लिए उन्हें कहा जा सकता है। तो सेम उसी तरह से राज्यसभा में भी जो सभापति होता है वो उप सभापतियों का एक पैनल तैयार करता है और उस पैनल में 10 सदस्य वो नामित करता है और उस पैनल में से का काम ये होता है कि जब सभापति और उपसभापति दोनों अनुपस्थित होते हैं तो राष्ट्रपति इनमें से किसी भी सदस्य को कार्यवाही का संचालन करने का निर्देश दे सकता है। इस तरह इमरजेंसी में इस पैनल में से भी सदस्य लिए जाते हैं और वो पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। इस तरह लोकसभा और राज्यसभा के ये तीन पीठासीन अधिकारी है। लोकसभा में अध्यक्ष होता है, राज्यसभा में सभापति होता है, लोकसभा में उपाध्यक्ष होता है, राज्यसभा में उपसभापति होता है, लोकसभा में अध्यक्ष का पैनल होता है और राज्यसभा में उपसभापतियों का पैनल होता है। इसके अलावा मैंने एक और बताया था आपको कि लोकसभा के अंतर्गत एक सामयिक अध्यक्ष भी होता है। अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया जाता है और वो सदस्यों को शपथ ग्रहण कराता है और अध्यक्ष का चुनाव संपादित करवाता है। वो राज्यसभा में नहीं होता क्योंकि राज्यसभा में उसकी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि राज्यसभा में सभापति पूरे समय उपस्थित रहता है, तो ये नौबत वहां नहीं आती, इसलिए ये वहां नहीं नियुक्त किया जाता है। इस तरह से तीन तो मेन होते ही होते हैं। इसके अलावा कुछ और भी पद संसद में क्रिएट किए गए हैं और वो दोनों सदनों में ही होते हैं। देखते हैं वो दूसरे पद और कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं सदन का नेता। ये मैं दोनों आपको कमांड बता रही हूँ कि सदन का नेता लोकसभा में भी होता है और राज्यसभा में भी होता है। ये क्या होता है, देखिए, लोकसभा में जो हमारा प्रधानमंत्री होता है वो सदन का नेता होता है। यदि वो लोकसभा का सदस्य नहीं है, यदि वो लोकसभा का सदस्य है तो वही सदन का नेता लोकसभा में होगा, लेकिन अगर वो लोकसभा का सदस्य नहीं है तो वो किसी मंत्री को सदन का नेता नियुक्त करेगा। इसी तरह राज्यसभा में सदन का नेता होता है और राज्यसभा में सदन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और वो ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा में सदन का नेता बनाएगा जो कि राज्यसभा का भी सदस्य हो और मंत्री भी हो। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो राज्यसभा से है और मंत्री पद प्राप्त किया हुआ है उसको सदन का नेता नियुक्त करता है।
और सदन के नेता का काम होता है सदन का कार्य निष्पादन करने में मदद करता है। वो लोकसभा अध्यक्ष और सभापति के साथ विचार विमर्श कर सदन की कार्यवाही को संचालित करने में वो मदद करता है, उसकी कार्यवाही संचालित करता है। इस तरह लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में ही सदन का नेता पाया जाता है और वो सत्ता पक्ष का होता है। इसके अलावा एक और पद होता है जो लोकसभा में भी होता है और राज्यसभा में भी होता है, वो होता है विपक्ष का नेता। संसद के दोनों सदनों में एक एक विपक्ष का नेता भी होता है। विपक्ष के नेता के बारे में एक प्रावधान हमारे यहाँ पे किया हुआ है कि यदि कुल सदस्य संख्या का 10% वोट अगर या 10% सदस्य उसके चुनकर आते हैं लोकसभा और राज्यसभा में होते हैं तो उसे विपक्ष के रूप में मान्यता दी जाती है। और अगर ये नहीं भी आते हैं तो भी एक विपक्ष का नेता यहाँ पे बनाया जाता है। और विपक्ष का नेता का मुख्य काम होता है सरकार के कार्यों की आलोचना करना, उसके कार्यों की निगरानी रखना और वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना। मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूंगी कि ये विपक्ष का नेता का जो पद है वो ब्रिटेन में बहुत इम्पोर्टेंट पद यहाँ पर माना गया है। और ब्रिटेन में एक छाया मंत्रिमंडल होती है, शैडो मंत्रिमंडल होती है और विपक्ष की महत्वपूर्ण स्थिति होती है वहां ब्रिटेन में। और वहां पर विपक्ष के नेता को सारी सुविधाएं दी जाती है और वो अपना प्रधानमंत्री के जैसे ही उसको पूरा वेटेज दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ शैडो मंत्रिमंडल तो नहीं है, लेकिन विपक्ष का पद ही हमारे यहाँ पे बनाया हुआ है। और इस तरह विपक्ष का नेता दोनों सदनों में बनाया हुआ होता है और दोनों सदनों में वो सरकार के कार्यों की निगरानी रखते हुए सरकार की उचित आलोचना करता है, उसको नियंत्रण में उसको दबाव डालने का प्रयास करता है सदन में और एक वैकल्पिक सरकार को बनाने का प्रयास करता है। इस तरह विपक्ष का नेता भी संसद में दोनों सदनों में होता है। इसके अलावा एक और पद होता है, आपने कभी सुना हो, विहिप, या इसको कहते हैं सचेतक। ये सचेतक और विहिप क्या होता है? देखिए, ये सभी राजनीतिक पार्टियों का होता है। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष अर्थात जितनी भी पार्टियां वहां संसद में जाती हैं वो अपना एक एक सचेतक नियुक्त करती है। सचेतक का काम होता है, इसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी पार्टी के जो नेता होते हैं, जो मेंबर होते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा संसद की कार्यवाही में भाग लेने के लिए उन्हें प्रेरित करता है। संसद में जब भी कोई मतदान होता है, कोई डिसीजन लिए जाते हैं, कोई चर्चा होती है, कोई वाद विवाद होता है, तो वो अपनी पार्टी के सदस्यों को मार्ग निर्देशित करता है, उन्हें गाइड करता है कि पक्ष में मतदान करना है या विपक्ष में बोलना है। वो उन्हें दिशा निर्देश देता है, मार्ग निर्देशन प्रदान करता है और वो जो दल के सदस्य होते हैं उसके दिशा निर्देश के अनुसार ही सदन में अपनी बात रखते हैं या मतदान करते हैं। आपने कभी सुना होगा कि सदन में आज इस पर चर्चा हुई या फलानी दल ने अपने सदस्यों को विहिप जारी किया, अर्थात वो एक गाइडलाइन ही होती है जो सदस्यों को दी जाती है। और यदि कोई सदस्य अपने विहिप या सचेतक की आज्ञा का उल्लंघन करता है तो पार्टी उसको अनुशासनात्मक कार्यवाही के रूप में देखती है, उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी करती है। इस तरह प्रत्येक पार्टी दोनों सदनों में अपने अपने सचेतक भी नियुक्त करके रखती है। इस तरह से ये पीठासीन अधिकारी होते हैं। इसके अलावा आपको एक चीज और बता दूं कि संसद का एक कार्यालय भी होता है दोनों सदनों का और जिसे हम सचिवालय भी कहते हैं। अर्थात सचिवालय जो होता है वो एक तरह से इसका ऑफिस होता है। इसमें काफी पद दोनों के लिए समान होते हैं और कुछ पद थोड़े अलग अलग होते हैं। सचिवालय का जो स्टाफ होता है उसकी सेवा शर्तें और नियुक्तियां, उसके नियम संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और एक स्थायी अधिकारी होता है जिसे महासचिव कहते हैं, उसकी अध्यक्षता में ये सचिवालय सारा काम करता है। और इसमें संसद से संबंधित जितनी भी कागजी कार्यवाही होती है, जितने भी उनके रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जितनी भी व्यवस्थाएं की जाती हैं, वो सारी सचिवालय के द्वारा की जाती है। इस तरह संसद में ये पद होते हैं, ये पीठासीन अधिकारी होते हैं जो मिलकर संसद की कार्यवाही को चलाते हैं, संचालित करते हैं और इस तरह हमारी संसद अपना कार्य करती है। धन्यवाद।